हम सब समाज का हिस्सा हैं और समाज में जब कुछ गलत होता है ना तो हमारा सर भी शर्म से झुक जाता है। उज्जैन की घटना है, 12 साल की बच्ची, रेप हुआ। उसके बाद बच्ची खून से लथपथ बिना कपड़ों के इधर से उधर काफ़ी देर तक घूमती रही, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। बहुत से लोगों ने भगा दिया इवन उस लड़की को। आप बताइए कैसे समाज में हम जी रहे हैं? क्या समाज में, क्या लोगों में संवेदनाएं नहीं है? एटलीस्ट आप पुलिस को फ़ोन कर सकते हो। काफ़ी देर इधर उधर मदद मांगने के बाद में एक पुजारी ने मदद की इस बच्ची की। 2012 में निर्भया केस हुआ था, इतना प्रोटेस्ट हुआ बड़े स्केल पे, कानून भी बदले गए, कहा गया कि अब जागरूकता आई है, अब रेप बंद हो जाएंगे। लेकिन देखो 11 साल हो गए निर्भया केस के बाद भी, आज भी इवन छोटी बच्चियों के साथ जब ऐसी खबरें सामने आती है ना तो सच में वही बात कि सर जो है शर्म से झुक जाता है। डेट आज की वैसे देखो 28 सितंबर है। 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। सबसे पहले डिस्कस करेंगे लेबर इश्यूज, उसके बाद दूसरे नंबर पर डिस्कस करेंगे फॉस्फोरस संबंधित चैलेंजेस, तीसरे नंबर पे कनाडा कैसे आतंकवादियों का और क्रिमिनल्स का सेफ हेवन बन रहा है, और इंडिया कनाडा रिलेशंस में 2010 में एक ऐसी मूवमेंट आई जब रिश्ते थोड़े समय के लिए ठीक हुए। सुशासनी हैदर का आर्टिकल है टेक्स्ट कंटेक्स्ट का, तो इसे डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की डिस्कशन का पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल लेबर इश्यूज से संबंधित है और आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो ये तो हम सबको पता है, हाल ही में दिल्ली में जो G20 का समिट ऑर्गेनाइज हुआ ना काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, लेकिन राइटर कहते हैं एक इशू पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई, वो है लेबर इश्यूज। भारत के लाखों वर्कर्स हर साल भारत से दूसरे देशों में, खास करके गल्फ में जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन ये भारतीय वर्कर्स गल्फ कंट्रीज में बहुत सारे इश्यूज फेस करते हैं। तो भारत सरकार को ना इस G20 के समिट के दौरान उन वर्कर्स के इश्यूज को रेज किया जाना चाहिए था। जैसे देखो गल्फ कंट्रीज में ना एक सिस्टम फॉलो किया जाता है, कफाला सिस्टम। कफाला सिस्टम क्या है, एक सिंपल एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। कफाला सिस्टम को देखो स्पॉन्सरशिप सिस्टम भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल भारत से एक वर्कर जिसका नाम है महेश जाता है सऊदी अरेबिया में काम करने के लिए। तो देखो सऊदी अरेबिया की जो कंपनी है ना, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसका नाम है एबीसी ने महेश को बुलाया है यहाँ पे। तो एबीसी कंपनी जो है ना, जिसके लिए महेश काम करने के लिए सऊदी अरेबिया में जा रहा है, ये महेश का स्पॉन्सर हो गया सऊदी अरेबिया में। तो एबीसी कंपनी जो स्पॉन्सर है महेश का, वो महेश के लिए वीज़ा दिलवाएगी, वर्क परमिट दिलवाएगी, रेजिडेंट परमिट दिलवाएगी। मतलब ये है कि महेश को जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए ना सऊदी अरेबिया में आके काम करने के लिए, वो सारे दिलवाए जाएंगे एबीसी जो कि स्पॉन्सर कंपनी है महेश के लिए सऊदी अरेबिया में। लेकिन दिक्कत पता है क्या है, वैसे सुनने में ये कफाला सिस्टम बढ़िया लग रहा है कि सारा काम तो स्पॉन्सर करेगा महेश के लिए, बस कंडीशंस ये हैं कि स्पॉन्सर कंपनी के बिना महेश अपनी जॉब नहीं चेंज कर सकता। सऊदी अरेबिया में आ गया महेश एबीसी कंपनी के काम करने के लिए, लेकिन एबीसी कंपनी की परमिशन के बिना वो सऊदी अरेबिया में किसी दूसरी कंपनी के लिए काम नहीं कर सकता। तो कई बार होता ये है, स्पॉन्सर कंपनी जो है ना वो एक्सप्लॉइट करती है महेश जैसे वर्कर्स को। उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है, दूसरे डॉक्यूमेंट्स जब्त कर लिए जाते हैं, वेजेस बहुत कम दिए जाते हैं, मतलब जितना का वादा हुआ था उतने नहीं दिए जाते। इवन कई बार तो वेजेस रोक दिए जाते हैं ये कह के कि आपको बाद में वेजेस दिए जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में महेश जैसे वर्कर ना तो देखो स्पॉन्सर कंपनी को छोड़ सकते, क्योंकि परमिशन के बिना छोड़ ही नहीं सकते, छोड़ देंगे तो उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा या फिर डिटेंशन उनका हो जाएगा, या फिर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं रहेंगे, वर्क परमिट सब कुछ कैंसिल हो जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में ना बहुत बार महेश जैसे वर्कर्स ना चाहते हुए भी अपनी विल के अगेंस्ट अपनी स्पॉन्सर कंपनीज के लिए काम करते रहते हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता रहता है। तो ये है कफाला सिस्टम या फिर कहें स्पॉन्सरशिप सिस्टम जो गल्फ कंट्रीज में फॉलो किया जाता है। अब राइटर बोलते हैं देखो यूएई, ओमान, इनको तो इंडिया ने इनवाइट किया था G20 के समिट में हिस्सा लेने के लिए। भारत से ऑलमोस्ट 8 लाख लोग गए हुए हैं ओमान में काम करने के लिए, और यूएई में 35 लाख इंडियन वर्कर्स काम करते हैं। इसके अलावा सऊदी अरेबिया तो G20 का मेंबर है, जहां पे 25 लाख इंडियन वर्कर्स काम करते हैं। तो G20 के समिट के दौरान ना
इंडिया को भारतीय वर्कर्स जो प्रॉब्लम फेस करते हैं गल्फ कंट्रीज में, उनको रेज करना चाहिए था। वैसे देखो, इंडिया पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट माइग्रेंट सेंडिंग कंट्री है, मतलब सबसे ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स इंडिया से जाते हैं दूसरे देशों में काम करने के लिए। अभी संख्या 13 मिलियन वर्कर्स हैं। 13 मिलियन मतलब 1,30,00,000, जिसमें से देखो 90 लाख यानी 9 मिलियन तो गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे हैं और काफ़ी एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशंस में। लेकिन देखो, वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन सिर्फ गल्फ कंट्रीज में नहीं होता, इवन आप इंडिया में भी देखिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ईट भट्टे, श्रिम्प फार्मिंग, कॉपर मैन्युफैक्चरिंग, स्टोन कटिंग, प्लांटेशन, ये ऐसी कुछ साइट्स हैं जहां पर इंडिया में आज भी वर्कर्स का काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन होता है। फोर्स्ड लेबर वर्कर फेस करते हैं, मॉडर्न डे स्लेवरी फेस करते हैं। फोर्स्ड लेबर का क्या मतलब है? देखो, मैं आपको सिंपल एग्जांपल की सहायता से बताता हूँ। मान लीजिए महेश जो पहले सऊदी अरेबिया में था, वहाँ पे कफाला सिस्टम का शिकार हो गया, लेकिन वहाँ से जैसे तैसे वो जान छुटाकर वापस इंडिया में आ गया। अब इंडिया में ना महेश को एक प्लांटेशन ओनर ने बोला कि यार आप हमारे यहाँ पे आ जाइए, मैं आपको बढ़िया वेजेस दूंगा, इसके अलावा बढ़िया रहने की व्यवस्था आपकी करूँगा, बढ़िया खाना आपको मिलेगा और अच्छे ढंग से आपका काम चल जाएगा। तो महेश चला गया वहाँ पे प्लांटेशन साइट पर जो वेस्ट बंगाल में थी। महेश का वहाँ पे पहुँचने का जो खर्चा था, यानी टिकट वगैरह का जो भी खर्चा था, वो प्लांटेशन ओनर ने दे दिया। लेकिन देखो, 1-2 महीने में कॉफ़ी प्लांटेशन साइट पर काम करते हुए महेश को रियलाइज़ हुआ कि यार यहाँ पे तो व्यवस्था और भी ज़्यादा ख़राब है, सैनिटरी सिचुएशन बहुत ख़राब है, सफाई कुछ नहीं है, मुझे बेकार सा कमरा दे दिया जो रहने लायक नहीं है, और वेजीज के नाम पे सिर्फ 200 रुपये एक दिन के दिए जा रहे हैं, मतलब मेरे साथ धोखा हुआ है। तो महेश कहता है कि मैं यहाँ पे काम नहीं करूँगा। लेकिन प्लांटेशन ओनर बोलता है कि यार मैंने तुम पे इतना खर्चा किया है, तुम्हें खाना खिलाया है, तुम्हारा टिकट का खर्चा यहाँ पे दिया है, तो मैंने तुम पे ना 20,000 रुपये खर्चा किया है, पहले वो 20,000 रुपये मुझे दो, अदरवाइज मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तो महेश के ऊपर ना एक फिक्सिशियस डेट डाल दिया जाता है, मतलब जानबूझ के कर्ज में धकेल दिया जाता है महेश को। कायदे से वो कर्ज बनता नहीं है, लेकिन महेश को एक दिन में मिलते हैं 200 रुपये, तो महेश उस कर्ज को कभी नहीं चुका पाएगा इतनी कम सैलरी की सहायता से। इसके अलावा यहाँ भी महेश के जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओनर ने अपने पास रख लिए। इसके साथ साथ धमकी दी जाती है महेश को कि अगर आप भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मारूंगा, यहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं मिलेगा, अगर भागने की कोशिश की तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मारा पीटा जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में ना चाहते हुए भी महेश को काम करना पड़ता है। ये है फोर्स्ड लेबर। अगेंस्ट द विल अगर किसी से काम करवाया जाता है तो वो होती है फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर ना एक प्रकार से मॉडर्न डे स्लेवरी है, मतलब मॉडर्न इरा की स्लेवरी भी कहा जाता है फोर्स्ड लेबर को। और ILO की यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो कन्वेंशन है ना, फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन, जिसे C29 के नाम से जाना जाता है, इंडिया ने इस कन्वेंशन को साइन भी किया है और रेटिफाई भी किया है। तो ये इंडिया की ओब्लिगेशन है फोर्स्ड लेबर यानी मॉडर्न डे स्लेवरी को रोकना। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं कि देखो, कुछ समय पहले ना सेंट्रल गवर्नमेंट 44 लेबर लॉज को क्लासिफाई करके सिर्फ 4 लेबर कोड लेके आई। इन 4 लेबर कोड्स के अगेंस्ट कुछ ट्रेड यूनियन, सिविल सोसाइटी के लोग और वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि इन 4 लेबर कोड्स की वजह से हमारी जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। वैसे देखो, फोर्स्ड लेबर और मॉडर्न डे स्लेवरी को एड्रेस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, क्योंकि जब तक वर्कर्स का इस प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन होता रहेगा ना, इनइक्वालिटी समाज में ख़त्म नहीं होंगी, सोशल जस्टिस नहीं आ पाएगा। इसके अलावा ये डेमोक्रेसी के लिए भी खतरा है। इसलिए इंडिया के लिए ज़रूरी है कि इन इश्यूज़ को जल्द से जल्द एड्रेस करना। भारत में देखो, अभी ना टोटल 530 मिलियन वर्कर काम करते हैं और आउट ऑफ 530 430 तो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। और इनफॉर्मल सेक्टर में तो हालात ये होते हैं, जब मर्जी काम से हटा दिया, ना कोई इंश्योरेंस, ना कोई पेंशन, कुछ भी नहीं। और देखो, ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, G20 के बाकी जो देश है ना, वो भी वर्कर्स से संबंधित इस प्रकार के इश्यूज फेस करते हैं। इसी वजह से G20 के समिट में कोऑपरेशन होना चाहिए था। SDG गोल नंबर 1 जो है ना, नो पॉवर्टी, पॉवर्टी को इरेडिकेट करना, अगर आप
इस गोल को अचीव करना चाहते हो तो भी फोर्स्ड लेबर, मॉडर्न डे स्लेवरी, इन इश्यूज को एड्रेस करना जरूरी है। एक और पॉइंट राइटर बताते हैं जो आप ऐसे में यूज कर सकते हो। जैसे देखो, वाक फ्री फाउंडेशन जो है ना, इसकी 2021 की रिपोर्ट में यह कहा गया कि G20 के मेंबर कंट्रीज ने ना टोटल 41 लाख करोड़ ऐसा गुड, ऐसा माल इंपोर्ट किया जो उन वर्कर्स के द्वारा बनाया गया था जिनको देखो एक्सप्लॉइट किया जा रहा था मॉडर्न डे स्लेवरी के अंतर्गत, या फिर उन वर्कर्स ने बनाया जिनसे काम करवाया जा रहा था फोर्स्ड लेबर के थ्रू, उनकी विल के अगेंस्ट। वैसे लोग बोल सकते हैं हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें पता भी नहीं किन्होंने इस माल को, इस सामान को बनाया है। बट देखो, अंदर ही अंदर हमें इस चीज़ का एहसास होना चाहिए, ये जो माल बना है वो उन वर्कर्स के पसीने, आंसुओं और खून से बना है, जिनको मजबूर किया गया काम करने के लिए जो वो चाहते भी नहीं थे। तो ये चीज़ आप ऐसे में इस्तेमाल करोगे तो इम्पैक्ट काफ़ी बढ़िया जाएगा, वैल्यू एडिशन होगा। लास्ट में राइटर कहते हैं G20 को और भी इश्यूज डिस्कस करना चाहिए था लेबर इश्यूज से संबंधित, जैसे इन्वेस्टमेंट कैसे लाई जाए जॉब क्रिएशन में, और फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स हैं वर्क से संबंधित, जैसे राइट एट वर्क, मतलब अच्छी कंडीशंस होना जरूरी, मिनिमम वेजेस, राइट टू वर्क, इक्वल पे, सोशल प्रोटेक्शन फॉर ऑल, इन सब इश्यूज पे भी चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन इन सब चीज़ों पे चर्चा नहीं हुई। तो ये एक प्रकार से ना मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। वैसे G20 का समिट सफल रहा, बट लेबर इश्यूज पे जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था उतना ध्यान नहीं दिया गया। अब एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप, कफाला सिस्टम से संबंधित है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आंसर मैं आपको लास्ट में देता हूं। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आपके अनुसार इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल फॉस्फोरस के चैलेंजेस से संबंधित है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, फॉस्फोरस ना एज ए फर्टिलाइजर इस्तेमाल होता है। जो मेन फर्टिलाइजर्स है ना, जैसे NPK, इनकी ना रेशो आपस में 4:2:1 होनी चाहिए। मतलब 4 यूनिट अगर नाइट्रोजन इस्तेमाल किया जा रहा है तो 2 यूनिट फॉस्फोरस और 1 यूनिट पोटेशियम। देखो, ये जो आर्टिकल है ना फोकस करता है इस चीज़ पर कि फॉस्फोरस वैसे एक इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर का कंपोनेंट है, बट स्कैर्सिटी में है, आसानी से मिलता नहीं है। और भी दूसरे चैलेंजेस हैं फॉस्फोरस से संबंधित, तो डिटेल से इस आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। देखो, 19वीं सेंचुरी में फॉस्फोरस का इस्तेमाल होना स्टार्ट हुआ एज ए फर्टिलाइजर, लेकिन देखो 19वीं सेंचुरी में ना जो केमिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गई और सिंथेटिक जो फर्टिलाइजर्स हैं वो डेवलप किए गए। बट उससे पहले भी फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल तो होता ही था ना, भूमि की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। लेकिन ना पहले नेचुरल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता था। जैसे देखो, मछलियां हैं, मछलियों को खा लिया गया और बचे हुए जो पार्ट्स हैं उनको एज ए फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल किया गया। बर्ड्स का जो वेस्ट होता है उसको फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल किया गया, ताकि सोइल में जो मिसिंग न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी को पूरा किया जा सके। समझ गए? पॉइंट ये है कि भूमि को, यानी सोइल को आवश्यक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, ये तो इंसान को बहुत पहले ही समझ में आ गया था। लेकिन उस समय केमिस्ट्री तो इतनी डेवलप हुई नहीं थी, तो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स नहीं थे। जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स थे उनके थ्रू सोइल को न्यूट्रिएंट्स दिए जाते थे, जुगाड़ किया जाता था। लेकिन 19वीं सेंचुरी में ना काफ़ी एडवांसमेंट आया केमिस्ट्री में और सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स को डेवलप किया गया, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। बाद में देखो एग्रीकल्चर धीरे धीरे और ज़्यादा डेवलप होता गया, हाई यील्ड सीड्स डेवलप हुए। जैसे इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 1960s में, तो उस ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान हाई यील्ड क्रॉप वेराइटीज़ डेवलप की गई और फर्टिलाइजर्स का इंटेंसिव इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया और इससे फूड प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुई। इसके बाद देखो, फॉस्फोरस से संबंधित ना कुछ बेसिक जानकारी हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉस्फोरस जरूरी एलिमेंट है प्लांट्स की ग्रोथ में। प्लांट्स देखो काफ़ी तरह के प्रोसेस से गुजरते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस, एनर्जी ट्रांसफ़र, या फिर प्लांट्स के रूट्स डेवलप होते हैं, जड़ें डेवलप होती हैं। तो इन सभी प्रोसेसेस को कंप्लीट करवाने में फॉस्फोरस का रूल होता है। ये फर्टिलाइजर के कुछ टाइप हैं, जैसे सुपर फॉस्फेट, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट। फॉस्फोरस को कैसे अप्लाई किया जाता है, मतलब प्लांट्स को कैसे दिया जाता है, तो ये सब टेक्निक्स हैं। ब्रॉडकास्टिंग जैसे ये खेत है, फॉस्फोरस वाले जो ये फर्टिलाइजर्स है ना, इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया यूनिफॉर्मली खेत के अलग अलग हिस्सों में, तो ये ब्रॉडकास्टिंग है। बेंडिंग मतलब नैरो स्ट्रिप में, जहाँ जहाँ थोड़े स्पॉट बनाए नैरो स्ट्रिप में डाल दिया।
डायरेक्ट प्लेसमेंट विद सीड्स ड्यूरिंग प्लांटिंग, जब सीड्स बोए जाते हैं तो उसके साथ साथ फर्टिलाइजर भी वहां पे प्लेस कर दिया। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं। अगर देखो फॉस्फोरस ना होना सोइल में तो इससे प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, प्लांट ऊपर नहीं बढ़ पाता, मतलब छोटा ही रह जाता है, कम फूल उगते हैं प्लांट पर, और सीड्स का जो डेवलपमेंट है वो भी अच्छे से नहीं हो पाता। अगर फॉस्फोरस बैलेंस्ड मात्रा में है तो रूट्स मजबूत होंगे, अच्छे फूल उगेंगे, इसके अलावा ओवरऑल प्लांट की जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। इस वजह से ना फॉस्फोरस को बैलेंस्ड मात्रा में देना जरूरी है, ना एक्सेस में ना कम। और फर्टिलाइजर्स का आपस में जो रेशो है जो मैंने आपको बताया 4:2:1, ये भी मेंटेन रहना चाहिए। एनपी का रेशो 4:2:1 रहना चाहिए। अब इसके बाद फॉस्फोरस से संबंधित जो चैलेंजेस हैं वो हम डिस्कस करते हैं। फॉस्फोरस जो है ना वो कम मात्रा में है दुनिया में, और पर्टिकुलरली जियोलॉजिकल डिपॉजिट में मिलता है। जैसे मान लीजिए अर्थ के पर्टिकुलर लोकेशन पर अर्थ क्रस्ट में मिलेगा, माइनिंग करनी पड़ेगी। लेकिन जहां पर मिलता है वो लोकेशंस काफ़ी कम हैं। जैसे मोरक्को में, वेस्टर्न सहारा रीजन में कुछ सिलेक्टेड लोकेशंस हैं जहां पे फॉस्फोरस मिलता है, सिलेक्टेड जगहों पर मिलता है, इसलिए भी ये बड़ा कंसर्न है। इंडिया की देखो जो रिक्वायरमेंट्स है ना फॉस्फोरस संबंधित, ज़्यादातर इंडिया इंपोर्ट से ही पूरा करता है। इसके अलावा दो और बड़े चैलेंजेस हैं फॉस्फोरस के साथ में। जैसे फॉस्फोरस ना सामान्यतः कैडमियम के साथ एग्जिस्ट करता है, दोनों भाई भाई हैं, फॉस्फोरस और कैडमियम दोनों साथ साथ मिलते हैं। लेकिन देखो कैडमियम जो है ना काफ़ी जहरीला हैवी मेटल है। अब फॉस्फोरस को इंडिया ने इंपोर्ट किया वेस्टर्न सहारा से। यहाँ पे वेस्टर्न सहारा में ज़्यादातर जो फॉस्फोरस मिलता है ना वो कैडमियम के साथ ही मिलता है। तो इंडिया ने फॉस्फोरस को इंपोर्ट किया, चिपक के कैडमियम भी आ गया। अब उसी फॉस्फोरस का फर्टिलाइजर बनेगा जिसमें कैडमियम भी है। अब वही फर्टिलाइजर क्रॉप्स को दिया जाएगा, तो वो कैडमियम ना फर्टिलाइजर के माध्यम से क्रॉप्स के थ्रू हमारी बॉडीज में आ सकता है, और ये कैडमियम जहरीला हैवी मेटल होता है। तो ये कंसर्न है। अब दूसरा बड़ा चैलेंज ये भी है कि फॉस्फोरस जो प्लांट्स को दिया जाता है ना, प्लांट्स तो काफ़ी कम यूज कर पाते हैं, मतलब वेस्ट काफ़ी कर देते हैं। वही फॉस्फोरस बह के पानी के साथ बह के नदियों में आ जाता है, झील में आ जाता है। तो फिर वाटर बॉडीज में ये सब देखने को मिलता है, जैसे एल्गी ब्लूम, ये सारा जो आपने देखा होगा हर जगह एल्गी, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट्स जो पानी के साथ बह के आ जाते हैं ना, उनकी वजह से ये एल्गी ब्लूम होता है। ऐसी सिचुएशन में मछलियां मरने लगती हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ये वाटर बॉडीज के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। अब देखो इसके बाद अल्टरनेटिव्स या फिर यूं कहें सॉल्यूशंस की बात करते हैं। सबसे पहले है प्रिसीजन फार्मिंग। प्रिसीजन फार्मिंग में क्या होता है, टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है ये पता लगाने के लिए कि खेती में फॉर एग्जांपल सॉइल को या फिर प्लांट को कितनी मात्रा में रिसोर्स चाहिए, कब रिसोर्स चाहिए। रिसोर्स जैसे फर्टिलाइजर, तो जितना फर्टिलाइजर चाहिए सिर्फ उतना ही इस्तेमाल होता है, जितना पानी चाहिए सिर्फ उतना ही इस्तेमाल होता है, ज़्यादा नहीं। तो इससे रिसोर्सेज की बचत हो जाती है प्रिसीजन फार्मिंग में। दूसरा सर्कुलर वाटर सिस्टम। सर्कुलर वाटर सिस्टम में मतलब वेस्ट वाटर को रीयूज करना, और इसमें से काम के जो एलिमेंट्स हैं उनको निकाल लेना। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर यूरिन में ना फॉस्फोरस होता है, तो कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं ये एडवाइस देते हैं कि टॉयलेट का जो वेस्ट है ना उसमें से यूरिन को शुरुआत से ही अलग कर लेना चाहिए। बाद में सारा यूरिन एक जगह इकट्ठा होगा तो उसमें से फॉस्फोरस को निकाला जा सकता है, और वो फॉस्फोरस फिर एज ए फर्टिलाइजर यूज हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है सीवेज माइनिंग। अब सीवेज में बहुत सारा फॉस्फोरस मिल जाता है, तो इनोवेटिव टेक्निक्स जैसे स्लज माइनिंग इनका इस्तेमाल किया जा सकता है सीवेज का जो वेस्ट है उसमें से जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखो, रूरल एरियाज में ना जो बड़े किसान होते हैं ना वो छोटे छोटे किसानों को ना गलत गाइड कर देते हैं। जैसे यूपीएससी में भी कुछ जो नए एस्पायरेंट्स हैं उनको मिस गाइडेंस मिल जाती है, वैसे ही रूरल एरियाज में ना बड़े किसान बोलते हैं अरे दब के फर्टिलाइजर इस्तेमाल करो फ़ायदा होगा, लेकिन छोटे किसानों को इतना पता नहीं होता, वो ज़्यादा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करके फंस जाते हैं। एक तो खर्चा ज़्यादा हो जाता है, और दूसरा फिर सोइल की फर्टिलिटी पे भी असर पड़ता है, और बाद में वही फिर ज़्यादा फर्टिलाइजर बह के लेक्स में दूसरी वाटर बॉडीज में चला जाता है, वहाँ पे एल्गी ब्लूम हो जाता है। तो छोटे किसानों को जागरूक करना जरूरी है। नेक्स्ट, पब्लिक एटीट्यूड टूवर्ड्स सीवेज। अभी देखो सीवेज के साथ ना एक स्टिग्मा अटैच होता है, हमारे देश में तो ज़्यादा ही है। अरे सीवर है, गंदगी है, दूर रहो, ये काम मत करो,
सीवर वाला पानी है, इसे किसी भी प्रकार से यूज़ नहीं करना है, इवन टॉयलेट पर्पजेज़ के लिए भी नहीं। तो ये स्टिग्मा जो सीवेज के साथ में ना, वो स्टिग्मा खत्म होना चाहिए। दूसरे देशों में सीवेज के पानी को रीट्रीट किया जाता है, लेकिन उसे पीने के लिए यूज़ नहीं किया जाता, बट दूसरी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं जैसे टॉयलेट्स वगैरह में रीयूज़ होकर फिर से उस पानी का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे देश में अभी ये बहुत कम लेवल पे है। लास्ट में देखो, कंक्लूजन में ये कहा जाता है कि फोर्स के लिए ना अभी इंडिया की डिपेंडेंसी वेस्टर्न अफ्रीका पर है। हम इंपोर्ट ही करते हैं फोर्स, लेकिन इस डिपेंडेंसी को ख़त्म करना ज़रूरी है। और अगर फोर्स का अच्छे ढंग से इस्तेमाल होता है, जो भी सॉल्यूशन हमने डिस्कस किए उन सॉल्यूशंस को अच्छे से अपनाया जाता है, तो इसके बहुत सारे फायदे होंगे। हम वाटर बॉडीज़ को प्रोटेक्ट कर सकेंगे, पब्लिक हेल्थ बेनिफिट्स होंगे इसके। तो ये जो सॉल्यूशंस हमने डिस्कस किए ना, जैसे सीवरेज माइनिंग की कॉस्ट कम करना, अर्बन एरियाज से वेस्ट वगैरह से फोर्स को एक्सट्रैक्ट करना, फोर्स माइनिंग के लिए इंसेंटिव, इन सबको अप्लाई किया जाता है, तो इसके बहुत सारे फायदे होंगे। मल्टी बेनिफिशियल सॉल्यूशन है ये। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया फोर्स से संबंधित। चलते हैं आगे। वैसे देखो, इससे पहले कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, 2 और फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहता हूं। क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है इन पर। फोर्स को ना डिटर्जेंट्स में भी यूज़ किया जाता है, जहां पे फॉस्फेट कंपाउंड्स जो है ना वो ब्रेक डाउन में मदद करते हैं, स्टेन्स को रिमूव करने में मदद करते हैं। इसके अलावा स्टील और दूसरे जो मेटलर्जिकल प्रोसेस है ना, वहां पर भी फॉस्फेट और फॉस्फोरस का इस्तेमाल होता है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। लास्ट में मैं आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर बताता हूं। ये मेंस का क्वेश्चन है जो आपको एड्रेस करना है 250 वर्ड्स में। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल टेक्स्ट कंटेक्स्ट का, सुशासनी हैदर का, इंडिया कनाडा रिलेशंस से संबंधित है। आप देखो इसे जीएस पेपर 2 IR से रिलेट कर सकते हो। देखो सबसे पहले ना हम ये रिवाइज करते हैं कैसे जो कनाडा है, कनाडा की जो इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं वो कितनी वीक हैं, कैसे कनाडा टेररिस्ट और क्रिमिनल्स के लिए एक सेफ हेवन बन रहा है पाकिस्तान की तरह। उसके बाद फिर कुछ पॉइंट्स इस आर्टिकल से ड्रा करेंगे। वेस्टर्न वर्ल्ड जहां एक तरफ ये टेररिज्म से लड़ने और जड़ से मिटाने का डंका बजाते हैं, दूसरी तरफ एक ऐसा भी वेस्टर्न कंट्री है जो टेररिस्ट को छिपने की जगह दे रहा है। हम बात कर रहे हैं कनाडा की। इनकी इमिग्रेशन पॉलिसीज इतनी ज्यादा वीक हैं कि कोई भी इनको बेवकूफ बना के अपने छिपने का जुगाड़ आसानी से ढूंढ सकता है। कनाडा आगे चल के एक नया पाकिस्तान भी बन सकता है। भारत ने कई बार कनाडा की सरकार से डिक्लेयर्ड खालिस्तानी टेररिस्ट को डिपोर्ट करने की बात की, पर कनाडियन गवर्नमेंट ने इस पे कोई भी एक्शन नहीं लिया। कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसीज आज पाकिस्तान से भी ज्यादा कमजोर हैं। कुछ ही दिनों पहले भारत में G20 समिट हुआ। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो भी इस समिट में शामिल थे और रिपोर्ट्स के अनुसार समिट के दौरान ट्रूडो ने हरदीप सिंह निज्जर का जो असैसिनेशन इशू है वो प्रधानमंत्री मोदी के आगे उठाया। इसी मुद्दे को उन्होंने 19 सितंबर 2023 को अपनी पार्लियामेंट में भी उठाया। भारत ने ट्रूडो के एलिगेशंस को तुरंत की तुरंत रिजेक्ट कर दिया और इसे हास्यास्पद बताया। इसके बाद कनाडा ने इंडियन डिप्लोमेट और हेड ऑफ इंडियन इंटेलिजेंस इन कनाडा पवन कुमार राय को भारत वापस भेज दिया। इसके जवाब में इंडिया ने ओलिवर सिल्वेस्टर, जो कि कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी के ऑपरेशन से इंडिया में देख रहे थे, इनको 5 दिनों के अंदर अंदर भारत छोड़ने का आदेश दे दिया। भारत ने फर्दर एक्शन लेते हुए कनाडा से इंडिया के लिए वीजा सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, क्यों कनाडा बार बार न सिर्फ खालिस्तानी टेररिस्ट का बल्कि अल्जीरियन टेररिस्ट और दूसरे आर्म्ड जिहादी ग्रुप्स का साथ देता है। इन सभी ग्रुप्स के लिए कनाडा एक सेफ हेवन बन गया है। तो हम समझते हैं पूरी स्टोरी को, कैसे कनाडा वर्ल्ड का दूसरा पाकिस्तान बनता जा रहा है। बिल बोर, जो पहले कनाडा में लोगों के इमिग्रेशन को अप्रूव करते थे, उनका मानना है कि आज कनाडा क्रिमिनल्स और टेररिस्ट की पहली पसंद बन के रह गया है। और इसके पीछे वो 2 रीजंस कोट करते हैं। नंबर 1, कनाडा की कमजोर इमिग्रेशन पॉलिसीज और दूसरा कनाडा की पॉलिटिक्स, जिसमें देखो बहुत ज्यादा लोबिंग और बहुत ज्यादा अपीजमेंट होता है। आइए अब हम इस वीडियो के पहले पहलू को बहुत ही अच्छे ढंग से समझते हैं। कनाडा जिस तरह से टेररिस्ट के लिए एक सेफ हेवन बनता जा रहा है, इसके पीछे कनाडा की वीक इमिग्रेशन सिस्टम किस प्रकार से जिम्मेदार है। एग्जाम्पल से समझिए,
जब कोई भी क्रिमिनल या फिर टेररिस्ट किसी दूसरे देश में टेररिज्म को स्प्रेड करके कनाडा में जाता है तो कनाडा के इमिग्रेंट ऑफिसर्स उससे पूछते हैं कि आपके ऊपर तो आरोप हैं, चार्जेस हैं। तो वो क्रिमिनल कनाडा के ऑफिसर्स को बोलता है कि मेरे ऊपर जो भी आरोप हैं वो झूठे हैं और पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस्ड हैं। आप बताइए, क्या कोई टेररिस्ट या फिर क्रिमिनल ये बोलेगा कि मेरे ऊपर आरोप जो है वो सच्चे हैं? लेकिन कनाडा के जो इमिग्रेंट पॉलिसीज हैं वो मीनवाइल उस क्रिमिनल को और टेररिस्ट को एक रिफ्यूजी का स्टेटस दे देते हैं। और इसी बीच वो कनाडा की सोशल सिक्योरिटी पॉलिसीज, मेडिकल पॉलिसीज, इन सब सुविधाओं का लाभ उठा सकता है। इसके पीछे एक और रीजन ये भी है, कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसीज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और इनएफिशिएंट है। ऑफिसर्स अक्सर रिश्वत लेके और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के दबाव में आकर ऐसे लोगों को रिफ्यूजी स्टेटस दे देते हैं जिन पर बहुत ही ज्यादा संगीन आरोप लगे होते हैं। तीसरा रीजन, कनाडियन पॉलिसीज में ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज दूर दूर तक नहीं है। बाहर से आए लोगों को कई बार इमिग्रेशन प्रोसेस के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। वो कई बार पूरा प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं कर पाते और चूंकि इसका रिकॉर्ड पब्लिक में शेयर नहीं होता, काफी सारे रिफ्यूजी सेटलमेंट्स बिना किसी रिकॉर्ड के रहते हैं। चौथी और सबसे बड़ी वजह अंडर फंडिंग। इन्हें जितने पैसे खर्च करने चाहिए उसका ये 10% भी नहीं खर्च करते। ये अंडर फंडिंग लॉबिंग का रास्ता खोल देती है। लॉबिंग वैसे तो वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत कॉमन है। प्राइवेट कंपनीज पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग देती हैं ताकि या तो वो अपनी मर्जी के जो कानून हैं वो बनवा सकें या फिर मार्केट में अपनी जो डोमिनेंस है उसको बरकरार रख सकें। और तो छोड़िए, अभी कनाडा के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं ट्रूडो, इनके फादर यानी सीनियर ट्रूडो के ऊपर भी लॉबिंग और रिश्वत के इल्जाम लग चुके हैं। अब हम बात करते हैं कैसे कनाडा खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट के लिए एक सेफ हेवन बन गया। आज के समय में देखो, कनाडा में सिख पॉपुलेशन 8 लाख के आसपास है, लेकिन उन 8 लाख लोगों में से चुनिंदा ऐसे हैं जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं। कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाते हैं। अर्ली 1990s में आते आते भारत में खालिस्तान का इशू पूरी तरह से खत्म हो गया था, लेकिन कनाडा में कुछ लोग ऐसे थे जो इस इशू को जिंदा रखना चाहते थे। भारत ने बार बार कनाडा की सरकार को इसके बारे में बताया कि कैसे कनाडा की धरती पर एंटी इंडिया एक्टिविटीज चल रही हैं। बार बार बताए जाने के बावजूद कनाडा की सरकार ने इस इशू पर कोई एक्शन नहीं लिया। भारत की सरकार ने साल दर साल कनाडा के साथ टेररिस्ट की एक भारी भरकम लिस्ट शेयर की। जैसे कि 2018 में कनाडा के अंदर खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म काफी बढ़ रहा था। इंडियन गवर्नमेंट ने कई बार कंसर्न्स रेज किए इस इशू के ऊपर, लेकिन कनाडा के एडमिनिस्ट्रेशन के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। आज जो रिश्ते इतने ज्यादा खराब हैं इंडिया और कनाडा के बीच, इसके लिए ट्रूडो की प्रो खालिस्तानी जो पॉलिसीज हैं वो पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। पर क्वेश्चन ये उठता है कि एक लिबरल वेस्टर्न कंट्री का दम भरने वाला कनाडा अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज को क्यों नहीं फिक्स कर पा रहा है, और क्या फायदा है कनाडा का खालिस्तानी टेररिस्ट को पनाह देने में? पहली बात तो ये है कि कनाडा की मेन लिबरल पार्टी को ये लगता है कि खालिस्तान के इशू को सपोर्ट करने वाले सिखों की संख्या अच्छी खासी है, लेकिन देखो ये उनका बहुत बड़ा भ्रम है। मेजॉरिटी ऑफ सिख जो हैं कनाडा में वो खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन हाँ इतना हो सकता है कि वो ओपनली एक्सट्रीमिस्ट का विरोध ना करें। कनाडा की कैपिटल ओटावा में खालिस्तानी कम्युनिटी रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है और कुछ सिलेक्टेड लोग ऐसे हैं जो अपनी इनकम का 10% खालिस्तान के लिए डोनेट करते हैं। इसके अलावा एक बड़ी वजह यह है कि कनाडा में अभी 20% से भी ज्यादा आबादी 65 साल से ज्यादा बुजुर्गों की है। ऐसे में कनाडा को एक यंग वर्कफोर्स की जरूरत है जिसका इमिग्रेशन एक आसान तरीका है। जस्टिन ट्रूडो के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद से ही भारत और कनाडा के रिलेशंस हमेशा तनाव से भरे हुए हैं। आज कनाडा को सीधे सीधे पाकिस्तान से कंपेयर किया जा रहा है। यहां भी देखो असली मुद्दा आतंकवाद का ही है। ठीक जैसे पाकिस्तान टेररिज्म के मुद्दे पर तुरंत ही एक्सक्यूज देने को तैयार हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही ट्रूडो रेजिम ने भी किया। ट्रूडो ने G20 समिट में ओपनली कहा कि हम किसी भी प्रकार से वायलेंस या टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करते हैं। कनाडा में तो खालिस्तानी गैंग्स ने डायरेक्टली इंडियन हाई कमीशन पर हमला किया और इंडियन हाई कमीशन के ऑफिसर्स के पोस्टर जगह जगह लहराए गए, उनको जान से मारने की धमकियां दी गई, लेकिन कनाडा की सरकार ने इन चीजों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। अगर कनाडा ऐसे ही इनएक्टिव रहा तो हमारे लिए सिर्फ कनाडा एक दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा। अब तक टेररिज्म पर पाकिस्तान की मोनोपोली थी, पर आज एक वेल्थी G7 नेशन जिसकी पर कैपिटा इनकम $55,000 है, इस रेस में शामिल हो गया है।
और आतंकवाद किसी भी देश का सगा नहीं होता। वो एक दिन उसी देश को जला के राख कर देता है जो देश उसे शरण देता है। आप अपने घर के बैकयार्ड में अगर सांप पालोगे ना, तो ये नहीं उम्मीद कर सकते कि वो सांप पड़ोसी को काटेगा या किसी दूसरे घर को काटेगा। वो आखिरकार आपको ही नुकसान पहुंचाएगा। भारत को यहां अपने अगले स्टेप्स बहुत ही सोच समझकर रखने होंगे। सबसे पहले तो देखो, हमें कैनेडियन टेरर फाइनेंसिंग रूट्स पर इन्वेस्टिगेशन के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से मांग करनी चाहिए। इससे कनाडा की सरकार के ऊपर जबरदस्त प्रेशर आएगा और उनको मजबूर होना पड़ेगा टेरर फाइनेंसिंग पे ध्यान देने के लिए। और इसके अलावा कनाडा की प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी भी ट्रूडो एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव डालेगी। साथ ही देखो, 2010 में हुए इंडिया कनाडा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को इमीडिएटली रोक देना चाहिए। जैसा कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी रिपोर्ट से जाहिर होता है, कनाडा का इंक्लिनेशन चाइना पाकिस्तान नेक्सस की तरफ थोड़ा ज्यादा है। कनाडा ने चाइना पाकिस्तान नेक्सस के साथ जहां एक तरफ आर्म्स डील साइन की, लेकिन इंडिया के साथ ये आर्म डील साइन करने से मना कर दिया। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि अब भारत दुनिया को एक क्लियर मैसेज भेजें कि बाकी देशों की तरह भारत अब वेस्टर्न दोगलेपन को बिल्कुल नहीं सहेगा। इसके बाद देखो, आते हैं इस आज के सुशासनी हैदर के आर्टिकल पर। सुशासनी हैदर देखो ये कहती हैं कि 1980s के बाद से ही इंडिया कनाडा के रिलेशंस खराब हैं खालिस्तान के इशू पर। जैसा हमने डिस्कस किया कि कनाडा की सरकार जो है खालिस्तानी को सपोर्ट करती है। अब देखो, 2010 में ना एक अच्छा मूवमेंट आया था। वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उसमें स्टीफन हार्पर, उन्होंने माफ़ी मांगी थी 1985 में हुए एयर इंडिया के विमान में बॉम्ब ब्लास्ट के लिए। तो कनाडा का जो रुख था टेररिज्म के प्रति नरम हुआ था। उसके देखो कई सारे रीजंस थे। एक तो 2001 में 9/11 हुआ था। इसके अलावा मुंबई में भी हादसा हुआ था 26/11। इसके अलावा काफ़ी सारी कन्वेंशंस साइन की थी कनाडा ने 2001 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हमले के बाद। इसके अलावा G20 समिट अटेंड करने के लिए भारत के उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कनाडा में गए थे। तो इन रीजंस के कारण कनाडा को ना इंडिया के सामने उस समय थोड़ा सा नरम होना पड़ा था। अदरवाइज तो हमेशा जो कैनेडियन सरकार है वो खालिस्तान के पक्ष में ज़्यादा झुकती दिखाई देती है। अगर देखो ये खालिस्तान का इशू ना होता ना इंडिया और कनाडा के बीच में, तो इंडिया और कनाडा के रिलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते। दोनों के बीच में कन्वर्जेंस काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ये एक इशू है जिसकी वजह से रिश्ते कमज़ोर रहते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।